मैं आज आपको समझाऊंगा कि समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है। तो एग्जाम के दिनों में पढ़ाई नहीं होती बेटा, एग्जाम की पढ़ाई होती है पूरे साल भर। आप पूरे साल भर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आराम से चीजों को लेते हो, एग्जाम टाइम पे आने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, पापा की मार, रिश्तेदारों की डांट और सबके तानों की वजह से घिरकर अपने आप को एक बड़े संकट में डाल देते हो। पढ़ाई करते करते, डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करते करते हम लोग जो है फोकस लूज कर देते हैं, इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन भी यही होता है कि आप विजुअलाइज नहीं करते चीजों को। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपका मन ना करे, लेकिन इस तरीके से करना पड़ेगा कि जैसे कि आप उसको बेहद प्यार करते हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, भौरी करेगा कब। यह दोहा ना जाने हमने कितनी बार सुना है, शायद इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसी दोहे के पीछे मीनिंग का ना पता होना उसकी वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मैं आज आपको समझाऊंगा कि समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है। यह दोहा बोलता है कि अगर कोई काम अगर आपका कल का है तो आज ही उसको कर कर खत्म करो, और अगर कोई काम अगर आज का है तो उसे अभी ही कर कर खत्म करो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अगले पल क्या हो जाए जिस वजह से आप ये काम ना कर पाओ। ये इंपॉर्टेंस है समय की, ये इंपॉर्टेंस है चीजों को समय पे करने की। जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम के दिनों में पढ़ाई नहीं होती बेटा, एग्जाम की पढ़ाई होती है पूरे साल भर। इसीलिए ये स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है। आप पूरे साल भर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आराम से चीजों को लेते हो, एग्जाम टाइम पे आने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, पापा की मार, रिश्तेदारों की डांट और सबके तानों की वजह से घिरकर अपने आप को एक बड़े संकट में डाल देते हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा कि कैसे चीजों की शुरुआत आज से की जा सकती है और आज से ही करनी होती है। समय का सदुपयोग करना और अपने इस सारे प्रोसेस को अच्छे से फुल फोकस के साथ करना स्टार्टिंग से बहुत जरूरी होता है। चलो तो मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति से मिलवाता हूं जिनका नाम है माइकल फिलिप। ये ओलंपिक की हिस्ट्री में एक सिंगल एथलीट जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स अचीव किए हैं वो है। ये आपको मैं इतना अचीवमेंट बता रहा हूं बेटा, जितना अचीवमेंट इतने बड़े बड़े देशों ने भी नहीं किया है। आपको अगर मैं बताऊं एक एग्जांपल के थ्रू, तो माइकल फिलिप्स के पास 28 ओलंपिक मेडल्स हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रोंज मेडल हैं। 28 मेडल्स ओलंपिक के सिर्फ अकेले इस व्यक्ति के पास है, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। आप ये सोचिए इसका करियर कितना रिच रहा है और कितना अचीवमेंट से रहा है। ऐसे एथलीट्स बाकी सारे एथलीट्स के लिए इंस्पिरेशन या एक तरह से आइडल बन जाते हैं। और वहीं पे मैं एक इंसान को अगर देश से कंपेयर करूं, कौन सा देश? हमारे देश से। हमारे देश के पास ओलंपिक हिस्ट्री में जो कि 1900 से हम लोग ईयर से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये व्यक्ति का करियर कुछ 20 साल का रहा होगा। आप सोचिए इतने पुरानी हिस्ट्री में भी हमारे पास 41 मेडल्स हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 21 ब्रोंज मेडल हैं। आप ये सोचिए कि इसके पास हमारे पूरे देश से ज्यादा गोल्ड मेडल हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया इसने? तो मैं आपको इनका एक कोट बताता हूं और इनके एक इंटरव्यू की एक लाइन बताता हूं। इन्होंने 365 दिन, 6 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन ये पूल में ना उतरे हों, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े स्विमर रहे हैं। अपने एथलेटिक करियर में इन्होंने 28 मेडल ऐसे जीते हैं कि ये बीमार हो, परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, इतनी भी ताकत ना हो कि ये चल भी सके, ये पूल में उतरते थे 365 दिन लगातार 6 सालों तक। और हर साल कंसिस्टेंटली इतनी मेहनत करी कि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं रेस्ट तब करूंगा जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा। आपको इनकी एक बड़ी शानदार बात बताता हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद, पहला जब ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, उसके अगले दिन ये फिर से पूल के अंदर उतरे और उतनी ही मेहनत से, उतनी इंटेंसिटी से इन्होंने अपना वर्कआउट और स्विमिंग करी जितनी ओलंपिक के दिन कर रहे थे। यह निशानी होती है कंसिस्टेंट रहने की या एक अचीवर की, और वही चीज हमें इनसे सीखनी चाहिए। मैं आपको ऐसी कुछ सारे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको डे 1 से याद रखने हैं जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आज से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो होती है वो है आपका सिलेबस। ये आई एम श्योर ये बहुत आपको सिंपल बात लग रही होगी कि सर सिलेबस क्या ही होता है। बेटा इतना सिंपल नहीं है जितना एक इंडेक्स को देखने के बराबर होता है।
आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। एंड टाइम पे पता चलता है कि अच्छा किताब अब खुली है, अच्छा ये चैप्टर है, अच्छा ये वेटेज है इसका। बेटा सिलेबस पता होने का मतलब है, असली मतलब ये है कितने चैप्टर्स हैं, कितनी मेरे पास किताबें हैं, किस किताब का कितना वेटेज है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर है जिससे कैसे सवाल आते हैं, इस चैप्टर का असली अर्थ क्या है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब पता होना सिलेबस की असली जानकारी होती है, जो कि आई एम श्योर जितने भी लोग आप देख रहे हो सबको पूरी 100% अभी तो नहीं है। अगर है तो तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी श्योर, आई एम डेलिबरेटली वेरी श्योर कि तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम ये बता दो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, ये सब पता होना सिलेबस की असली जानकारी होना होता है। ना सिर्फ इंडेक्स देख लेना और देख लेना कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर इस किताब में, 12 चैप्टर इस किताब में, ये सिलेबस नहीं होता बेटा। आपको हर एक चीज से अवेयर रहना पड़ेगा, कौन सी किताब कितना वेटेज, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किससे न्यूमेरिकल आता है, किससे केस स्टडी आती है, किससे क्या आता है, सब आपको पता होना होगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी चीज की शुरुआत करो, उसके अंदर क्या चीजें हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है विजुअलाइजेशन। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जब कोई भी चीज चालू करते हैं, अगर उसको हम विजुअलाइज ना कर पाए, विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, जो मैं सुन रहा हूं उसको मैं विजुअलाइज कर पाऊं, उसको मैं देख पाऊं, उसको मैं कनेक्ट कर पाऊं रियल वर्ल्ड से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल चीज बोलूं कि यार प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है कि भाई किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाते हो कि मैं एक दुकान पर गया जहां पे 10 रुपए का पैकेट आता था चिप्स का, तो 10 लोग खरीदा करते थे, लेकिन जैसे ही 10 का पैकेट 100 का हो जाएगा तो शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो कि आकर इसको खरीदने वाले हैं। इसका मतलब होता है आपने चीजों को विजुअलाइज किया, आपने चीजों को आसपास की दुनिया से कनेक्ट किया, रियल वर्ल्ड से एग्जांपल को समझा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझा, तो अब आपको ये टॉपिक बोरिंग नहीं लगा। पढ़ाई करते करते, डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करते करते हम लोग जो है फोकस लूज कर देते हैं, इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन भी यही होता है कि आप विजुअलाइज नहीं करते चीजों को, आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करते, आप जो किताब में देख रहे हो उसको पढ़ाई की तरह लेते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो डेली लाइफ की चीजें हैं, इसको अगर मैं कुछ शब्दों में प्रेजेंट कर दूंगा तो क्या पढ़ाई हो जाएगी? ये रियल वर्ल्ड चीजें हैं जिनको मैं टेक्स्ट में प्रेजेंट करता हूं तो आप उसको पढ़ाई मानते हो, जबकि हमारे आसपास की चीजें ही हैं और आसपास की चीजों से ही इनको कनेक्ट करना जरूरी है, जो कि हम हमारी क्लासेस में भी आपको सिखाते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू या कई सारी चीजों के थ्रू। ये आपको करना बहुत जरूरी है, इससे पढ़ाई कंसेप्चुअली स्ट्रांग होती है और उसके साथ साथ आपको पढ़ने में मजा भी आता है। और कोई भी चीज आप छोड़ते हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो उसका रीजन यही होता है कि आप अपने आप को उसमें अचीव करते हुए नहीं देखते। अगर आपसे वर्कआउट कर रहे हो, हफ्ते भर में बॉडी नहीं बनी, छोड़ दिया जिम, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप देखोगे अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद दिख रहा है कि मसल्स बढ़ रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओगे क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। वही चीज आपको यहां पर करनी है। जब चीजों को विजुअलाइज करोगे, आपके स्कोर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेंगे, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, तो आप और मेहनत करोगे जिससे फाइनल एग्जाम में आपका रिजल्ट और बेहतर आए। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी। ये सबसे बड़ा गेम है जो मैंने आपको माइकल फिलिप्स के बारे में भी बताया। उस इंसान ने 365 दिन 6 साल तक एक भी दिन मिस नहीं करा कि वो पूल में ना उतरा हो। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट स्विमर ऑफ ऑल टाइम। 28 मेडल्स ओलंपिक में होना, इतने तो बहुत सारे देशों के पास भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उसका मेन कारण है कंसिस्टेंसी। हर दिन सेम काम करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जो बोलते हैं ना कि भैया पढ़ाई करने से डिप्रेशन होता है, वो लोग तो पढ़ाई भी नहीं करते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। कोई चीज आप मन मार के बिना इंटरेस्ट के साथ अगर फिर भी बैठ रहे हो करने के लिए, तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। जिमिंग करना, पढ़ाई करना, किसी भी चीज को लेके डेली सालों साल काम करना, उसमें किसी को मजा नहीं आता, लेकिन स्टिल करना पड़ता है अगर आप अपने आप को अचीव करना चाहते हो, अपने आप को वो स्टेज में लाना चाहते हो जिस स्टेज में लोग आइडलाइज करते हैं लोगों को। किसी को पसंद नहीं है बॉक्सिंग करना, फुटबॉल खेलना। बेटा हॉबी अलग होना और एज अ प्रोफेशन होने में फर्क होता है। दोनों चीज को याद रखो। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपका मन ना करे, लेकिन इस तरीके से करना पड़ेगा कि जैसे कि आप उसको बेहद प्यार करते हो। ये बहुत गहरी बात है, अगर समझ गए तो सारा गेम सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट बात,
जो कि है 1 पेजर समरी। जैसे एक रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे आपको बताता है आपके बारे में एक आइडेंटिटी होती है, कहां पैदा हुए, कहां पे आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी क्या है, कितना पढ़े हो, कहां कहां से पढ़े हो, कौन सी डिग्री है, कहां कहां काम किया है, क्या स्किल्स हैं, ये सब चीजें इस एक पेज में आपके बारे में होती है। और इस बेसिस पे या तो आपको सिलेक्ट किया जाता है या तो आपको इस फाइल के अंदर ही टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। उसी प्रकार ये आपकी एक समरी देता है ना, वैसे ही हर एक चैप्टर की एक समरी एक पेज के अंदर आपके पास होनी चाहिए। देखो बेटा, एक चैप्टर जो होता है ना वो कई सारे पन्नों का होता है, कुछ 40-50 पन्नों के आपके नोट्स होंगे, एक एक चैप्टर के 20-25 पन्नों के होंगे। एग्जाम के दिन एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए क्या 20-25 पन्ने पलटाने पड़ेंगे क्या? नहीं, आपको एक ही पेज में अगर सारा चैप्टर समराइज्ड फॉर्म में मिल जाए तो आपके लिए वो चीज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सोचो 20 पन्नों का अगर एक चैप्टर हो और ऐसे 20 चैप्टर्स हो आपके पास, तो आपके पास तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। 400 पन्ने की पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब 400 पन्ने के सुबह आप लोग पलटाने वाले हो? नहीं। लेकिन अगर 20 चैप्टर 20 पन्नों में खत्म हो गया तो आपकी वो एक चैप्टर जितनी मेहनत, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। ये फायदा होता है जब आप चीजों को कंसेप्चुअली करो और उसको समराइज करके यहां पर लिखो। और एक और चीज, ये अगर कोशिश कर रहे हो तो खुद से बनाने की आदत डालो। किसी और का बना बनाया डालोगे तो आप ना उसकी मेहनत का इस्तेमाल कर रहे हो। बेटा, किसी और के डंबल उठाने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये समराइज अगर आप कर रहे हो ना, आप अगर अपने शब्दों में कि यार ये पॉइंट बहुत आसान है, इसका सिर्फ नाम लिख देता हूं, ये पॉइंट टफ है मेरी नजरों में तो इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में इधर लिख देता हूं, तो ये आपके हिसाब की एक समरी बनेगी जिससे आपको फायदा मिलेगा। जो बनाता है उसी को इससे फायदा मिलता है। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिससे कि अगर आप फॉलो करोगे 365 दिन, जिस दिन आपका एग्जाम ना आ जाए तब तक, तो आप नेक्स्ट टॉपर बन जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी समय होता है ना उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। तभी कहते हैं द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, कि अगर पेड़ लगाया होता 20 साल पहले तो आज उससे फल फ्रूट मिलते, लेकिन अगर आज पेड़ लगाओगे तो आपको 20 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। तो जब आप चालू करते हो रिजल्ट उसके कई टाइम बाद में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन।